बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आलमोस्ट 6 लेक्चर्स बना दिए हैं। आज ये 7वां लेक्चर है जिसमें हम एज़ोल एंटी फंगल ड्रग्स का कंपैरिजन पढ़ेंगे। उनकी डिफरेंट जो ड्रग्स हैं एज़ोल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एम्फोटेरेसिन बी के बारे में पढ़ा है, फ्लूसाइटोसिन के बारे में पढ़ा है, और एज़ोल का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने एज़ोल का जनरल पढ़ा है कि एज़ोल में कौन कौन सी ड्रग्स हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो अगर आप पहले वो वाली वीडियो देख लो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का भी पता चल जाएगा, फिर आपको ये कंपैरिजन समझना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कीटोकोनाज़ोल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो एज़ोल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लेनोस्टिरोल की कन्वर्जन को रोक देते हैं इर्गोस्टिरोल के अंदर। इर्गोस्टिरोल, जैसा कि आपको पता है कि एक मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई का। तो जब ये इर्गोस्टिरोल ही नहीं बनेगा तो फिर जो सेल मेम्ब्रेन है फंजाई की वो डिसरप्ट हो जाएगी, या वो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फंगल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह जो एज़ोल्स हैं वो फंक्शन करती हैं। तो कीटोकोनाज़ोल जो है वो सबसे पहली एज़ोल है जिसको हम सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए, सिस्टेमिक माइकोसिस ऐसे फंगल इन्फेक्शंस हैं जो हमारे डीप ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एज़ोल सबसे पहला एज़ोल आया था वो पैरेंटल था, इंजेक्शन की फॉर्म में हम दे सकते थे। लेकिन कीटोकोनाज़ोल ऐसा पहला अब कह लो एंटी फंगल ड्रग थी, ये ऐसा पहला एज़ोल था जिसको हम ओरली दे सकते थे। तो ये इसकी हिस्ट्री है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम ही है जैसे हमने वो एज़ोल का पढ़ा था। अब जो इसका एंटी फंगल स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा ब्रॉड है, नैरो है एज़ कम्पेयर टू इट्राकोनाज़ोल। तो और जो कीटोकोनाज़ोल है उसका हम यूज़ करते हैं फंजाई लाइक हिस्टोप्लाज्मा हो गया, ब्लास्टोमाइसीज हो गया, कैंडिडा स्पीशीज़ और कोकीडायोड स्पीशीज़ वगैरह के ख़िलाफ़ हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि हम इसको एस्परगिलस स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते कीटोकोनाज़ोल को। और इसी तरह इसकी जबकि इसलिए फिर हम इसको इट्राकोनाज़ोल रिप्लेस करते हैं एस्परगिलस स्पीशीज़ के केस के अंदर, क्योंकि इट्राकोनाज़ोल का जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है। तो एस्परगिलस स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ अगर हमने एंटी फंगल ड्रग देनी है तो फिर हम इट्राकोनाज़ोल देंगे एज़ कम्पेयर टू कीटोकोनाज़ोल। और क्योंकि जो इट्राकोनाज़ोल है उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, उसकी जो पोटेंसी है वो भी ज़्यादा है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी एज़ कम्पेयर टू कीटोकोनाज़ोल कम है। ये है ओरल कीटाकोनाज़ोल के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिकल कीटाकोनाज़ोल। ओरल कीटाकोनाज़ोल को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम पहले तो हमने ये पढ़ा कि कौन-कौन सी फंजाई के ख़िलाफ़ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि हम इसको हिस्टोप्लाज्मा के ख़िलाफ़, ब्लास्टोमाइसीज़ के ख़िलाफ़, और कैंडिडा और कोकीडायोड्स के ख़िलाफ़ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एस्परगिलस के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो टॉपिकल कीटोकोनाज़ोल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम इस्तेमाल करते हैं टीनिया कॉर्पोरिस में, टीनिया क्रूरिस में, टीनिया पैडिस में और टीनिया वर्सिकलर में। इन चारों को हम डायग्राम्स या इनकी पिक्चर की शक्ल में देखते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। तो टीनिया कॉर्पोरिस किस कहते हैं फंगल इन्फेक्शन को, जिसमें बॉडी में के ऊपर हमारे रैशेस बन जाते हैं, राउंड से रैशेस। तो ये आप देख रहे हो पिक्चर में, इस तरह के रैशेस बॉडी के ऊपर बन जाते हैं। टीनिया क्रूरिस क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी के उन पार्ट्स में होता है जो जिनका एरिया मॉइस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं मॉइस्ट एरिया ऑफ द बॉडी। ऐसे एरियाज़ में फंगल इन्फेक्शन को टीनिया क्रूरिस कहते हैं। इसकी आप पिक्चर देख लो, कुछ इस तरह की होती है। जिस तरह हमारे नेक के नीचे या हमारी अंडर आर्म्स में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं टीनिया क्रूरिस। उसके बाद है टीनिया पैडिस। टीनिया पैडिस क्या है कि जो टोज़ हैं पाँव की, उनके दरमियान जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं टीनिया पैडिस। इसकी पिक्चर भी कुछ इस तरह की है, इसको हम कहते हैं टीनिया पैडिस। उसके बाद है टीनिया वर्सिकलर। टीनिया वर्सिकलर क्या है? स्किन का इन्फेक्शन है। कौन सी स्किन, इसकी भी हम पिक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर पिगमेंटेशन बन जाती हैं, वाइट स्पॉट्स से हमारी बॉडी के ऊपर बन जाते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन जिनके खिलाफ हम कीटोकोनाज़ोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें पता है, जैसे हमने फंगल एंटी फंगल के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि 3 तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन,
एक होता है टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन, एक होता है क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस जो फंगल इन्फेक्शन है, उनके खिलाफ भी कीटोकोनाजोल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे क्यूटेनियस इन्फेक्शन जो कैंडिडा स्पीशीज़ की वजह से होते हैं, उनके खिलाफ हम कीटोकोनाजोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सिबोडिक डर्माटाइटिस, ये आप कह लो कि स्कैल्प जो हमारा सर का होता है, उसको उसके ऊपर जो फंगल इन्फेक्शन होता है सर का, उसको, और डैंड्रफ जो है उसके खिलाफ भी हम कीटोकोनाजोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिबोडिक डर्माटाइटिस की मैंने एक पिक्चर ढूंढी, आप वो भी देख लो ताकि आपको समझ आ जाएगा कि सिबोडिक डर्माटाइटिस कैसा होता है। तो ये इस तरह का दिखने में होता है सिबोडिक डर्माटाइटिस। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि ये फंगल इन्फेक्शन कैसा दिखने में, और इसके लिए हम कौन सी एंटी फंगल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो एजोल्स हैं वो किस किस फंगल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस फंगल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो टेबल भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये था कीटोकोनाजोल का एंटी फंगल स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि हम इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें गैस्ट्रिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। अब गैस्ट्रिक एसिड हमें चाहिए तो इसका मतलब है हमारे स्टमक के अंदर पीएच अगर लो होगी तो ही ये जो ड्रग है वो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है ये गैस्ट्रिक एसिड इसके डिपेंडेंस है। तो इसके लिए अगर हम ऐसी ड्रग्स इसके साथ कंबाइन करके देंगे जो पीएच को लोअर करेगी, तो वो ड्रग्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। और ऐसे ड्रग्स जो पीएच को राइज़ कर दें, जिससे हम पीपीआईज़ को की इनटेक को अगर हम कीटोकोनाजोल के साथ देंगे तो कीटोकोनाजोल की इनहिबिशन हो जाएगी या उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्योंकि जो पीपीआईज़ हैं वो स्टमक के पीएच को बढ़ा देती हैं। अगर पीएच ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी और फिर ये ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी सही तरह से। तो ये थी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके अलावा वो कहता है कि ये वाली जो कीटोकोनाजोल है वो प्लाज्मा जो प्रोटीन्स है उसके साथ बाउंड कर जाती है। मेन इसका जो पॉइंट है वो है इसकी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म। लिवर के अंदर इसकी लिवर के अंदर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होती है। उसकी वजह से क्या होता है, इसकी हाफ लाइफ कम हो जाती है, और क्योंकि जो लिवर है वो इसको इसके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। हमने पिछली वीडियो में टेबल देखा था एजोल के अंदर कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन सी ड्रग की कितनी हाफ लाइफ है। वो टेबल आपने लाजमी देखना है। उसमें आप देखोगे कि जो कीटोकोनाजोल है इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। हाफ लाइफ इसलिए कम है क्योंकि वो एक्सटेंसिव मेटाबोलाइज हो जाता है लिवर के अंदर। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड। और लास्ट पॉइंट है कि ये इसकी एक्सक्रीशन होती है बाइल के थ्रू। ये भी डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी ड्रग्स है वो मोस्टली रीनल के थ्रू होती हैं, लेकिन जो ये कीटोकोनाजोल है ये बाइल के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है। तो ये थी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आपने मेन पॉइंट्स हैं उसको अपने ज़हन में रखना है कि ये कौन सी ड्रग इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के कौन से पॉइंट हैं। जैसा कि इसकी पहली बात हुई है, इसको गैस्ट्रिक एसिड चाहिए इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा इसका मतलब है कि अगर हम ऐसी ड्रग देंगे जो पीएच को लोअर कर देंगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि ये मेटाबोलाइज कर जाता है लिवर के अंदर। और चौथी पॉइंट थी कि ये बाइल के से इसकी एक्सक्रीशन होती है। अब इसके हम एडवर्स इफेक्ट्स को देखेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आता है कि मे बी इसके अंदर कोई ऐसा एजेंट हो जो स्किन एलर्जी कॉज करवा दे या वैसे एलर्जिक रिएक्शन कॉज करा दे, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट आता है। उसके अलावा जीआईटी से रिलेटेड इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिस तरह नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग वगैरह हो गया। और मेन जो इसका एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि जो कीटोकोनाजोल है, मैं भूल गया इसको, ये है इमिडाज़ोल कैटेगरी से। इमिडाज़ोल हमने एजोल में पढ़ा था कि जो इमिडाज़ोल ड्रग्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ट्राईअज़ोल। और हमने पढ़ा था कि जो ट्राईअज़ोल है वो मोर स्पेसिफिक हैं। मोर स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि वो पर्टिकुलरली फंगल सेल को ही डैमेज करता है, जबकि इमिडाज़ोल जो ड्रग्स हैं ये हमारे नॉर्मल जो एंजाइम्स है बॉडी के या नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए जो इसकी कीटोकोनाजोल का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हम जब अभी फ्लूकोनाजोल पढ़ेंगे तो उसकी निस्बत इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो ये क्या करता है, एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी कॉज करा देता है। क्यों कॉज कराता है? क्योंकि ये एंड्रोजन की सिंथेसिस की ब्लॉकेज करा देता है। आपको पता है कि जो एजोल्स हैं वो क्या करते हैं कि वो स्टीरोल लेनोस्टीरोल की कन्वर्जन को इनहिबिट कर देते हैं। इसी तरह ये हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर हमने एजोल्स के अंदर पढ़ा था कि वो P450 एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं।
तो जो कीटोकोनाज़ोल है ये भी क्या करती है, P450 एंजाइम जो हमारा नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर है उसको भी इनहिबिट कर देता है। जब उसको इनहिबिट करेगा तो हमारा एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटी आएगी। क्यों आएगी आपने याद रखना है, एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटी इसलिए आई है क्योंकि ये जो हमारा एंजाइम है P450 उसको उसकी इनहिबिशन कॉज करा देता है। तो ये जो एंड्रोजन और एड्रीनल स्टेरॉयड जो सिंथेसिस है वो साइटोक्रोम P450 से ही रिलेट कर रही है, इसलिए इसकी इनकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। तो ये था इसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट। और लास्ट में वही कहता है कि कुछ टाइम के लिए जो हमारे सीरम ट्रांस अमाइनेज जो लीवर के एंजाइम है उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है। किन पेशेंट्स में 2 से 10% जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर इनका लेवल ज़्यादा हो जाता है कीटोकोनाज़ोल की वजह से। इसका मतलब है ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। अब इसकी इस पॉइंट की जगह अगर आप सिंपल लिख दोगे हिपैटोटॉक्सिसिटी तो वो भी काफ़ी होगा। ये सिर्फ डिटेल में है कि हिपैटोटॉक्सिसिटी का क्या मतलब है कि ये सीरम के अंदर ट्रांस अमाइनेज जो एंजाइम है उनके लेवल को बढ़ा देगा। ये थे कीटोकोनाज़ोल के एडवर्स इफेक्ट्स। उसके बाद हम इसका ड्रग इंटरेक्शन पढ़ेंगे। ड्रग इंटरेक्शन क्योंकि ये खुद CYP450 इनहिबिटर है, मैंने इसलिए आपको बताया पीछे भी एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर भी कि ये एंड्रोजन और एड्रीनल स्टेरॉयड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है क्योंकि ये CYP450 इनहिबिटर है। जब ये इसका इनहिबिटर है तो ऐसी ड्रग्स जो इस पाथवे के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही होती हैं, लिवर बॉडी से निकल रही होती हैं, तो वो बॉडी से फिर निकलेंगी नहीं, उनकी एक्सक्रीशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ऐसी ड्रग्स जो सिर्फ 450 के ज़रिए मेटाबोलाइज होती हैं उनका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज करा देंगी। उन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं उनकी एग्जांपल में है फेनिटोइन, वारफरिन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया और ट्राईएज़ोलम। ये जो ड्रग्स हैं ये इस पाथवे के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं। तो चूँकि ये वाला जो कीटोकोनाज़ोल है ये इसका इनहिबिटर है तो फिर ये इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज नहीं होने देगा, तो इसलिए इन ड्रग्स की कॉम्बिनेशन से इनहिबिट करना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हम कीटोकोनाज़ोल को इन ड्रग्स के साथ नहीं दे सकते। अगर आप सिंपल वर्डिंग में ये याद रखो तो ये भी काफ़ी होगा। और दूसरा वो कहता है कि अगर ऐसी ड्रग्स दे दें जिसको हम कहते हैं सिर्फ 450 इंड्यूसर्स दे दें, जैसा रिफेम्पिन दे दें। अगर हम कीटोकोनाज़ोल को, अगर आसान सी वर्डिंग में इसका क्या मतलब है कि अगर आप कीटोकोनाज़ोल को रिफेम्पिन के साथ दे दोगे तो कीटोकोनाज़ोल की अपनी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, कीटोकोनाज़ोल की अपनी डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगी, ये बॉडी के अंदर कम टाइम के लिए रहेगी। तो इसलिए हम कीटोकोनाज़ोल को रिफेम्पिन के साथ भी नहीं दे सकते। इसके अलावा हम ऐसी ड्रग्स के साथ भी नहीं दे सकते जो एसिडिटी को कम कर दें, या इसका मतलब है पीएच के लेवल को बढ़ा दें। जब स्टमक के अंदर एसिडिटी कम हो जाएगी तो कीटोकोनाज़ोल की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, तो फिर इसलिए ऐसे ड्रग से भी कॉम्बिनेशन इसका नहीं करना जो गैस्ट्रिक की एसिडिटी को कम कर दें। और जो लास्ट है वो कीटोकोनाज़ोल को एम्फोटेरेसिन बी के साथ भी कंबाइन नहीं करना, क्योंकि कीटोकोनाज़ोल क्या करता है, ये इर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देता है, जबकि एम्फोटेरेसिन बी को चाहिए इर्गोस्टिरोल अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। तो जब इर्गोस्टिरोल बनेगा ही नहीं तो एम्फोटेरेसिन बी देने का फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए हम कीटोकोनाज़ोल को एम्फोटेरेसिन बी के साथ भी नहीं दे सकते। 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसको CYP450 इनहिबिटर के साथ नहीं देना क्योंकि ये उनकी बॉडी से रिलीज़ को कम कर देगा, ये ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह फेनिटोइन हो गया, वारफरिन हो गया और साइक्लोस्पोरिन हो गया, ट्राईएज़ोलम हो गया। इस कीटोकोनाज़ोल को हमने सिर्फ 450 के साथ भी नहीं देना क्योंकि ये फिर कीटोकोनाज़ोल की अपनी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी। इसको हमने गैस्ट्रिक एसिड लोवरिंग एजेंट है उनके साथ भी नहीं देना क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। और लास्ट पे इसको हमने एम्फोटेरेसिन बी के साथ भी नहीं देना क्योंकि ये फिर एम्फोटेरेसिन बी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अल्टर कर देगा। और लास्ट इसका पॉइंट है कि ये ड्रग टेराटोजेनिक है। टेराटोजेनिक का क्या मतलब है कि ये ड्रग जो इन्फेंट हैं उसके लिए डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए हम ये कंट्रा इंटरडिक्टेड है प्रेगनेंसी के अंदर, इसको हम प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते। तो उम्मीद है आपको कीटोकोनाज़ोल का समझ आ गया होगा। इसके बाद अब फ्लूकोनाज़ोल के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूकोनाज़ोल बस छोटा सा ही है, आप समझ लो कि कीटोकोनाज़ोल के जो ऑपोजिट है वो फ्लूकोनाज़ोल है और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है। और ये ट्राईएज़ोल है। ट्राईएज़ोल का क्या मतलब है, फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं, तो इसलिए हम फ्लूकोनाज़ोल को प्रेफर करते हैं कीटोकोनाज़ोल के ऊपर। अब फ्लूकोनाज़ोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि ट्राईएज़ोल है। ट्राईएज़ोल का क्या मतलब है कि जो एज़ोल की रिंग है उसके अंदर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि नाइट्रोजन लगा होता है ट्राईएज़ोल के अंदर, तो उसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट एज़ कम्पेयर टू
इमिडाज़ोल कम है। और ये क्या कहता है, चूँकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, तो इसका मतलब है ये एंडोक्राइन साइड इफ़ेक्ट भी शो नहीं करेगा जो कीटोकोनाज़ोल शो करता था। इसके साथ-साथ इसकी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी ये पेनिट्रेट कर जाता है। इसका मतलब है अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई इफ़ेक्ट लेना है तो वो भी हम इससे ले सकते हैं। और मेन बात जो है, ये हम इसको क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्फोटेरासिन बी देने के बाद हम इसको क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स की जो इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम बाकी वही है जो पीछे हम कीटोकोनाज़ोल को जिन फंजाई के जो स्पीशीज़ है उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, फ्लूकोनाज़ोल को भी उनके ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पीशीज़ है, उसको हम वो टेबल में देखेंगे, इसलिए आप ये तीनों पॉइंट्स छोड़ दो। इसको हम वो टेबल में देख लेंगे कि कौन-कौन से जो फंजाई के एजेंट हैं उसके ख़िलाफ़ ये काम कर रही हैं अपना। मेन आपने ये देखना है कि इसकी जो डोज़ है वो 150 मिलीग्राम होती है, सिंगल ओरल डोज़ फॉर वेजाइनल कैंडिडियासिस के लिए, और इसकी एब्जॉर्प्शन एक्सीलेंट है। और ये भी मेन पॉइंट ये है कि ये गैस्ट्रिक एसिड पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है जो गैस्ट्रिक की एसिडिटी है वो फ्लूकोनाज़ोल की एब्जॉर्प्शन पे कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करेगी। और ये CYP450 एंजाइम का इन्हिबिटर भी नहीं है, क्योंकि ये CYP450 एंजाइम का इन्हिबिटर भी नहीं है, इसलिए ये एंडोक्राइन जो एबनॉर्मेलिटी है वो भी कॉज नहीं कराएगा। क्योंकि अगर ये CYP450 का इन्हिबिटर होता तो फिर ये एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी कॉज कराता, जिस तरह कीटोकोनाज़ोल कराता है। इसलिए ये हम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोकोनाज़ोल। लास्ट में हम वो टेबल देख लेते हैं कौन कौन सी स्पीशीज़ के खिलाफ हम कीटोकोनाज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी स्पीशीज़ के खिलाफ हम एक्स्ट्रा फ्लूकोनाज़ोल को डिस्कस करेंगे। तो ये है टेबल, इसको आप देख लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हम कौन-कौन सी जो फंजाई के एजेंट्स हैं उनके खिलाफ कीटोकोनाज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन-कौन से एजेंट्स हैं जिनके खिलाफ हम फ्लूकोनाज़ोल को इस्तेमाल कर सकते हैं और किसके खिलाफ ये इफ़ेक्टिव नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।